ओके, तो आज हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे गूगल सर्च कंसोल। तो ये एक एप्लीकेशन है गूगल की तरफ से। तो ओके, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई होप मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर, दिख रहा है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल जो है दैट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल दैट अलाउज वेबमास्टर्स टू चेक द इंडेक्सिंग स्टेटस। तो अभी जैसे हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने देखा कि गूगल बॉट्स आते हैं और हमारा कंटेंट को क्रॉल करते हैं और इंडेक्स करते हैं। लेकिन अभी सर्च इंजन बॉट ने हमारी वेबसाइट को इंडेक्स किया है कि नहीं किया है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये टूल से हमें पता चलेगा। तो हम जाएंगे गूगल सर्च कंसोल। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पर पहला वेबसाइट दिखाई देगा search.google.com। तो ये वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट नाउ करेंगे और हमारे जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुका हूँ और अभी ये डैशबोर्ड है। तो अभी ये सर्विस के अंदर इसको एक्सेस करने के लिए अभी जैसे गूगल सर्च कंसोल है, इसको हमारी वेबसाइट से डेटा लेना है। तो हमें सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल को और हमारी वेबसाइट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सारी वेबसाइट्स है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले एक वेबसाइट निकाल देता हूँ और ओके, तो ताकि मैं एक नई वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पर ये स्क्रीन डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आएगा, ये पॉपअप होगा डायरेक्टली, क्योंकि आपने कोई भी ऐड नहीं किया होगा, इसकी वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। तो हमारे पास हमारी वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो डोमेन की तरफ से और एक होस्टिंग की तरफ से। तो हम लोग डोमेन यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग होस्टिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का यूआरएल ऐड करता हूँ। ये वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया और कंटिन्यू किया और अभी वो वेरीफाई कर रहा है प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप वेरीफाइड आ रहा है। तो अभी ओनरशिप वेरीफाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक फ़ाइल डाउनलोड किया था, HTML फाइल हमने डाउनलोड किया था और वो हमारे सर्वर पे अपलोड किया था। तो इसके लिए वो वेरीफाइड हो गया। तो वहाँ पर हमें एक डाउनलोड ऑप्शन आएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट वेरीफाई हो चुकी है, इसकी वजह से वो बता नहीं रहे। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा, देखो ये वेबसाइट मैंने जब ऐड किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है HTML फाइल का। तो ये HTML फाइल है, तो इसके ऊपर डाउनलोड का एरो है। तो ये एरो हम लोग को डाउनलोड क्लिक करना है और ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देना है। तो ये फ़ाइल जो है ये डाउनलोड हो चुकी है और फिर उसके बाद में ये फ़ाइल को हमारे सर्वर के ऊपर अपलोड कर देनी है एज़ इट इज़। इसको कुछ चेंज किए बगैर हमारी सर्वर के ऊपर ऐड करना है और फिर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो फिर हमारा ये वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। जैसे अभी वेरीफाई हो गई हमारी ये नई वेबसाइट जो अभी ऐड की वो वेरीफाई हो चुके, तो वैसे आ जाएगा कि ओनरशिप वेरीफाइड। अभी ये ओनरशिप वेरीफाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि हम किसी और की वेबसाइट हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें परमिशन देनी पड़ती है, हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये वेबसाइट जो है वो हमारी वेबसाइट है। इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो अभी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये गूगल सर्च कंसोल है क्या और ये करता क्या है। अभी जैसे हमारी वेबसाइट जो है, हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है, हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया है, मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने बहुत सारे कीवर्ड से हमारे बहुत सारा कंटेंट को हमने ऑप्टिमाइज़ किया है। अभी गूगल बॉट जो है वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आता है हर 24 घंटे के अंदर। देखते हैं कि भाई उसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। अगर कुछ अपडेट पेजेस अपडेट हुए हैं
तो वो अपडेटेड पेजेस को गूगल डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करता है। तो अभी वो इंडेक्सिंग हुआ है कि नहीं वो पता करने के लिए, और हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर कौन से कीवर्ड से हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में आती है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। मतलब हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस सर्च इंजन के अंदर कैसा है, ये पूरा मॉड्यूल उसके ऊपर है कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है, लोग कैसे हमारी वेबसाइट को फाइंड करते हैं, कितने लोग क्लिक करते हैं, कितनी बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में आती है, कौन से कंट्री से आती है, ये सब चीज़ हमें यहाँ पर पता चलती है। तो सबसे पहले ओवरव्यू के अंदर, मतलब ये डैशबोर्ड है, तो ओवरव्यू के अंदर हमें एक ऊपर ऊपर से पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है सर्च इंजन के अंदर। ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पर 14 टोटल वेब सर्च क्लिक्स है, तो मतलब हमारी वेबसाइट को 14 बार सर्च इंजन में से क्लिक किया गया है, तो वो बात है यहाँ पर। फिर इंडेक्सिंग, तो हमारी वेबसाइट में से यहाँ पर बता रहा है कि 227 पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, और सिर्फ 31 पेजेस इंडेक्स नहीं 31 पेजेस इंडेक्स थे और 227 पेजेस इंडेक्स नहीं किए गए हैं। अभी नहीं क्यों किए गए हैं, अभी हमने तो हमारी वेबसाइट के अंदर बोला है कि ये होना चाहिए, तो हमने robot.txt फाइल हमने देखा था, तो उसके अंदर हमने यहाँ पर ये देखो, ये robot.txt फाइल मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पर हमने बोला था disallow/wp admin, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्टरी है इसका कोई भी फाइल उठाना नहीं है। हमने सर्च इंजन को बोला था कि ये कंटेंट हमें डिस्प्ले नहीं करवाना है सर्च इंजन के अंदर, तो ये डिसअलाउ हमने लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से वो पेजेस को टच नहीं किए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 227 पेजेस इंडेक्स नहीं किए गए हैं और 31 पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, तो ये यहाँ पर ये रिपोर्ट बताते हैं। फिर बाद में आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहले आता है मोबाइल यूजिबिलिटी। अभी मोबाइल यूजिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट जब लोग मोबाइल से चेक करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो जैसे सर्च में लोग देखते हैं, लोग सर्च करते हैं कीवर्ड से और हमारा रिज़ल्ट आता है सर्च इंजन के अंदर, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं। जब मतलब मोबाइल डिवाइस से जब लोग हमारी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 00 लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी इश्यूज़ नहीं है यहाँ पर। अगर इश्यूज़ रहेगा तो यहाँ पर बताएगा कि 4 इशू है या 5 इशू है या 25 इशू है, जो भी है वो यहाँ पर फेलिंग के अंदर इश्यूज़ बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट मोबाइल यूजेबिलिटी के हिसाब से कोई इश्यूज़ नहीं है। दूसरा है पेज एक्सपीरियंस। तो पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि जो यूजेबिलिटी होती है कि भाई कोई भी पेजेस फाइंड करने में या सर्च करने में कुछ इश्यूज़ है कि नहीं, तो उसके लिए तो यहाँ पर भी कोई इश्यूज़ यहाँ पर नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है कोर वेब वाइटल्स। तो ये एक अपडेट है, तो ये जब हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड मेनू में ये कोर वेब वाइटल्स जो है हम यहाँ पर जाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तो ऊपर ऊपर से हम लोग ये सब चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रिपोर्ट के अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा सर्च कंसोल के अंदर, तो ये सब चीज़ है। तो अभी कोर वेब वाइटल्स क्या है कि कोर वेब वाइटल्स एक गूगल से नया अपडेट है, तो गूगल जिसको हम बोलते हैं गूगल एल्गोरिदम अपडेट। तो गूगल एल्गोरिदम अपडेट क्या होता है कि गूगल हर थोड़े दिन के अंदर कुछ नए नए अपडेट्स निकालते रहते हैं। वो वेब मास्टर्स को अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना होता है ताकि हम हमारी जगह सर्च इंजन के अंदर बनाए रखें। तो ये कोर वेब वाइटल्स है। अभी कोर वेब वाइटल्स का लेटेस्ट अपडेट क्या है कि हमारी वेबसाइट जो है वो 5 सेकंड के अंदर खुलनी चाहिए। अगर 5 सेकंड के अंदर खुल नहीं जाती है तो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन से निकाल दी जाएगी। तो ये अपडेट है। तो अगर हमने कितना भी अच्छा एसईओ किया है तो भी अगर हमारी वेबसाइट 5 सेकंड के अंदर नहीं खुल रही है तो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन से निकल जाएगी। तो ये अपडेट है। फिर बाद में एनहांसमेंट के अंदर ये ब्रेड क्रम है। ब्रेड क्रम में कोई इशू नहीं है। तो ब्रेड क्रम क्या होता है कि वो एक से रोड मैप जैसा होता है कि वेबसाइट के ऊपर हम कौन सी जगह पर है। जैसे होम है, फिर होम के अंदर कोर्सेज़ है, कोर्सेज़ के अंदर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ है, तो जो ऊपर लिखा हुआ आता है होम कोर्सेज एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो वो जो होता है उसको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। तो अभी जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं चलो अमेज़ॉन वेबसाइट के अंदर मैं बताता हूँ एग्जांपल के ब्रेड क्रम क्या होता है। तो हमने अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली, उसके अंदर हमने चलो कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्लिक किया। चलो ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर, और एक अंदर का कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो अभी यहाँ पर देखो पता चल रहा है होम एंड किचन, फिर फर्निशिंग, उसके अंदर हम लोग लिविंग एंड फर्नीचर का कैटेगरी, उसके अंदर चेयर का कैटेगरी और उसके अंदर रिक्लाइनर्स। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। ये जो लाइन है ना, इसको हम ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। ये मतलब हमें पता चलता है कि हम वेबसाइट पे कौन से सेक्शन के अंदर है, तो इसको ब्रेड क्रम है। तो ये जो ब्रेड क्रम है वो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो यहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वो भी ज़ीरो बता रहा है। और साइट लिंक सर्च बॉक्स क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च बॉक्स दिया गया है और हम लोग उसके अंदर से कुछ भी सर्च करते हैं। अभी जैसे चलो मैं एक बताता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ये हमने जो ब्लॉग बनाया था तो वो ब्लॉग खोलता हूँ और उसके अंदर हम लोग देखते हैं सर्च बॉक्स है कि नहीं। तो वो सर्च बॉक्स बराबर काम करता है कि नहीं, उसके लिए ये दिया गया है। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर वैसे सर्च बॉक्स बराबर काम करता है। उसके अंदर हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे तो वो बताएगा कि हाँ ये सारे ब्लॉग्स है उसके अंदर। चलो फ़िलहाल अभी वेबसाइट खुल नहीं रही, अच्छा ओके चलो खुल गई। तो यहाँ पर ये देखो ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर मैंने चलो सर्च किया तो ये इसके अंदर मैं सोशल मीडिया में सर्च करता हूँ। यहाँ पर हमने कौन से ब्लॉग्स लिखे, काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिखे। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ AR VR वगैरह कुछ भी मैं सर्च करता हूँ, या चलो हाँ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च करता हूँ। तो अभी देखो सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये सर्च है। तो यहाँ पर ये जितने भी ब्लॉग्स है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये यहाँ पर ये 2 ब्लॉग दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये हमारा जो सर्च बॉक्स है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है। तो ये साइट लिंक सर्च बॉक्स है, तो हमारी वेबसाइट पे सर्च बॉक्स भी बराबर काम कर रहा है, इसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे डिटेल रिपोर्ट के अंदर। अभी जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ओवरव्यू देखा। अभी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये जो पहला वाला रिपोर्ट है उसको डिटेल में जाएंगे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर कि ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता क्या है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये है, ये हमारी वेबसाइट का रिपोर्ट है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि ये 3 महीने का रिपोर्ट है। तो ये हम लोग 7 दिन का रिपोर्ट, 28 दिन का रिपोर्ट, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का रिपोर्ट हम लोग चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि पिछले 1 साल के अंदर हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो मतलब परफॉर्मेंस मतलब हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस सर्च इंजन के अंदर कैसा रहा। तो यहाँ पर टोटल इम्प्रेशंस 10,800 है। तो 10,800 क्या है, 10,800 है कि 10,800 बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई। तो अभी जैसे यहाँ पर चलो मैं गूगल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड में सर्च करता हूँ। एक सेकेंड, ये दूसरा लैंग्वेज क्यों आ रहा है। ओके ओके ये अभी यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ। चलो यहाँ पर मैं जैसे सर्च कंसोल में सर्च करता हूँ, तो ये जो सारे जो रिज़ल्ट्स है, ये सारे रिज़ल्ट्स जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो रिज़ल्ट्स है जैसे ये रिज़ल्ट आया एक बार बराबर है। तो इस तरीके से मेरा जो वेबसाइट का रिज़ल्ट है 10,800 बार 1 साल के अंदर सर्च इंजन के अंदर इस तरीके से डिस्प्ले हुआ है। तो वो ये यहाँ पर बता रहा है और उसमें से 72 लोगों ने क्लिक किया। अभी जैसे ये खुला है तो ये इम्प्रेशन आ गया यहाँ पर, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे बराबर है। तो वो उसको बोलते हैं हम क्लिक्स। तो ये कितना क्लिक हुआ है वो रिज़ल्ट के ऊपर, तो वो 72 क्लिक्स हुआ है यहाँ पर, ये बता रहा है यहाँ पर। और फिर एवरेज क्लिक थ्रू रेशियो, तो एवरेज क्लिक थ्रू रेशियो का मतलब होता है कि 100 में से कितने लोग क्लिक करते हैं। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.7% लोग क्लिक करते हैं, मतलब 100 में से एक आध जन क्लिक करता है। तो उस हिसाब से ये क्लिक थ्रू रेशियो है, परसेंटेज क्लिक थ्रू रेशियो। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेशियो के 100 में से कितने लोग परसेंटेज वाइज, तो ये यहाँ पर बता रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर एवरेज पोजीशन। तो ये एवरेज पोजीशन का मतलब क्या होता है, 61। अभी जैसे हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, यहाँ पर जैसे अभी हमने सर्च किया कि चलो यहाँ पर हम ये
डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं। तो चलो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च किया, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया इसके अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये वाला नहीं। अभी जैसे ये पहला रिजल्ट है, फिर बाद में ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो इस तरीके से एक पेज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 रिजल्ट्स आता है। और फिर दूसरे पेज पे 11 से 20, फिर तीसरे पेज पे 31 से 40। तो इस तरीके से 61 पोजीशन, मतलब हमारा रिज़ल्ट जो है वो 7वें पेज के ऊपर रहेगा, क्योंकि 6 पेज के अंदर 60 रिजल्ट्स रहेगा और 61th रिज़ल्ट जो रहेगा वो 7वें पेज के ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही करना पड़ेगा। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा अच्छा नहीं है, इसके लिए हमारा वेबसाइट 7वें पेज के ऊपर बता रहा है, वो पहले पेज के ऊपर होना चाहिए, टॉप 10 के अंदर होना चाहिए, तो लोग हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे। फिर भी चलो 7वें पेज पे है तो भी 72 क्लिक्स आया है। तो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन है वो टॉप 10 के अंदर होना चाहिए, तो ही लोगों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो ये पोजीशन है हमारी वेबसाइट का सर्च इंजन के अंदर। फिर अभी जब हमारी वेबसाइट यहाँ पर 10,800 बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में आई, तो वो कैसे आई, लोगों ने क्या सर्च किया कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे कीवर्ड से सर्च किया। तो सबसे पहले क्वेरीज़ है। क्वेरीज़ का मतलब होता है कि कौन से कीवर्ड से हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई। तो यहाँ पर हेल्पोपीडिया है, कंटेंट मार्केटिंग ट्रेंड्स 2022 है, वेब3 कीवर्ड्स है, फिर एसईओ मार्केटिंग वेब3 है, देन वेब3 एसईओ स्ट्रैटेजी है। तो ये सारे कीवर्ड सर्च करने से हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई। और यहाँ पर कितना इम्प्रेशंस हुआ, कितना क्लिक थ्रू रेशियो हुआ, कितना पोजीशन था, ये सब बता रहा है यहाँ पर। तो और कितना क्लिक्स हुआ है। तो मतलब जब लोगों ने ये कीवर्ड से सर्च किया तो हमारा जो वेबसाइट था वो पहले पेज के ऊपर था, 7वां रिज़ल्ट था, 1.7 तो 1.7 था। तो यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट है टॉप 10 के अंदर है, 1.7 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7वां रिज़ल्ट है। तो ये यहाँ पर है। फिर क्लिक थ्रू रेशियो 20% लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। तो इम्प्रेशन 20 इम्प्रेशन आया, मतलब 20 बार हमारी वेबसाइट ये कीवर्ड से सर्च इंजन में आई और 4 बार लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। वैसे ही अलग अलग कीवर्ड से कितना इम्प्रेशन हुआ, कितना क्लिक थ्रू रेशियो है, कितना पोजीशन है, कौन से कीवर्ड्स है, हर एक पोजीशन से हमारी वेबसाइट अलग अलग पेजेस के ऊपर हो सकती है, क्योंकि हर एक पेज का एसईओ अलग होता है, हर एक पेज का कंपटीशन अलग होता है। तो इसकी वजह से हमारी वेबसाइट भी अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग कीवर्ड से आती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कीवर्ड से पहला पेज के ऊपर आती है तो हर एक कीवर्ड से पहले पेज के ऊपर आएगी। तो दूसरे पेज के ऊपर भी आ सकती है, तीसरे पेज के ऊपर भी आ सकती है, कोई भी पेज के ऊपर आ सकती है। तो ये है हमारा पोजीशन यहाँ पर। तो अभी ये जो है ये 12 महीने का है, यहाँ पर रिज़ल्ट बता रहा है, ये क्वेरीज़ है। उसके बाद में जब लोगों ने ये सब क्वेरीज़ से हमारी वेबसाइट को सर्च किया, उसके अंदर कौन से पेजेस का लिंक्स डिस्प्ले किया गया था, तो ये सारे पेजेस के लिंक्स डिस्प्ले किए गए थे। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई कोई पेजेस से यहाँ पर 4290 बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में आई और 57 पोजीशन पे थी, मतलब छठे पेज पे थी, और उसमें से 6 क्लिक भी हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग पेजेस का कितना पोजीशन था, कितना रैंकिंग था हर एक पेज का, तो वो यहाँ पर बताता है, और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया वो हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ये सब उसका ये डाटा है। उसके बाद में कौन से कंट्री से लोगों ने सर्च किया, तो ये जो कीवर्ड्स वगैरह है, पेजेस वगैरह है, वो कौन से कंट्री से सर्च किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हाईएस्ट देखें इम्प्रेशंस, अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बार हमारी वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट्स में आई, उसके बाद में रशिया में आई, उसके बाद में जाके इंडिया में आई। तो सबसे ज़्यादा बार हमारी वेबसाइट यूएस के अंदर आई, लेकिन सबसे ज़्यादा बार हमारी वेबसाइट खुली है इंडिया के अंदर, 48 टाइम्स खुली है। लोगों ने क्लिक करके हमारी वेबसाइट को खोली है 48 टाइम्स। तो ये बता रहा है यहाँ पर पोजीशन, ये कंट्रीज़ का पोजीशन है। क्लिक्स, इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेशियो, पोजीशन, ये मेनू फिक्स रहेगा, लेकिन ये फिगर्स वगैरह सब चेंज होगा, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक कंट्री का जो क्लिक्स है वो अलग है। इंप्रेशंस कितनी बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में आई वो अलग बताता है। फिर क्लिक थ्रू रेशियो कितनी बार हुआ है, 100 में से कितने लोगों ने क्लिक किया है वो यहाँ पर बताता है। तो ये सब डेटा इसका कंट्री वाइज है।
फिर डिवाइसेस, मतलब अभी कौन से डिवाइसेस से लोगों ने हमारी वेबसाइट को खोला है सर्च इंजन से। तो डेस्कटॉप में से यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप से हुआ है। तो 8,331 बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में आई है डेस्कटॉप के थ्रू। फिर क्लिक थ्रू रेशियो 0.6% और पोजीशन 60.9, मतलब 7वें पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट दिखाई दी थी। फिर मोबाइल के अंदर 2,431 बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में दिखाई दी थी, उसमें से 21 बार लोगों ने क्लिक किया हुआ है और हमारी वेबसाइट 61.6 पोजीशन, मतलब 7वें पेज के ऊपर थी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है डेस्कटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से हमारी वेबसाइट कितनी बार लोगों ने सर्च किया और कौन से पोजीशन पर हमारी वेबसाइट दिखाई दी, ये इसके बारे में है। तो अभी आपको कभी कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेगा बीच में तो आप पूछ सकते हैं, तो कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा ये समझने वाली बात है कि अगर ये हमने सीख लिया तो हमारी वेबसाइट 100% सर्च इंजन में आ सकती है। तो ये वो वाला टूल है। हेलो। हम्म। हेलो सर, चेतन बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर अभी टॉपिक कौन सा चालू है? टॉपिक है गूगल क्योंकि सर्च कंसोल। अच्छा, जी। जो लास्ट टाइम का वही कंटिन्यू कर रहे हो सर आप? नहीं नहीं, आज तो नया टॉपिक चालू किया है ना हमने। अच्छा लास्ट टाइम तो लास्ट। हमने टूल्स किए थे, तो टूल्स तो खत्म हो गए थे। अच्छा, हम्म। नहीं मैं आया तब तो शुरू हुआ था इसलिए मैंने पूछा, बाकी हम्म। कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, टॉपिक कोई। का नाम बता सकते हो सर आप? टॉपिक का नाम है, आज का टॉपिक का नाम है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर ये वाला गूगल सर्च कंसोल है आज का अच्छा। टॉपिक। तो ये रिपोर्ट है डिवाइसेस का। फिर बाद में सर्च अपीयरेंस, तो इसके बारे में कुछ डेटा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा डेटा रहेगा तो ही इसका रिपोर्ट हमें मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और फिर डेट वाइज, अगर आज से हम लोग को लास्ट 365 डेज़ का अगर हमें डेटा चाहिए तो ये भी डेटा हमें मिल सकता है कि भाई कौन से दिन पे कितना क्लिक हुआ है, कितना इम्प्रेशन हुआ है, कितना क्लिक थ्रू रेशियो है, ये सब चीज़ हमें यहाँ पर पता चलती है। तो ये है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यूआरएल इंस्पेक्शन। तो यूआरएल इंस्पेक्शन क्या है कि अभी हमें पता करना है कि हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज जो है वो इंडेक्स हुआ है या इंडेक्स नहीं हुआ है, तो वो हमें पता करना है। अभी जैसे मैंने चलो एक नया पेज डाला है मेरी वेबसाइट के अंदर, तो वो पेज इंडेक्स हुआ है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं वो वेबसाइट का यूआरएल में ऐड करूँगा। जैसे मान लो कि मैं अपना वेबसाइट का होम पेज यूआरएल ऐड करता हूँ, और मुझे पता करना है कि गूगल ने ये पेज को इंडेक्स किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी ये रियल टाइम के अंदर सर्च करता है और बोलता है कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, मतलब ये पेज इंडेक्स हुआ नहीं है। हाँ, मैंने एक्चुअली सारे के सारे मेरे वेबसाइट के लिंक से वो मैंने गूगल से निकाल दिए। मैंने गूगल को रिक्वेस्ट किया था कि सारे पेजेस मेरे सारे पेजेस गूगल से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं नया वेबसाइट बना रहा हूँ। तो अभी नए वेबसाइट के अंदर यूआरएल्स अलग रहेंगे, पुराने पेजेस तो सब निकल गए, तो यूआरएल भी नया बनेंगे। तो इसके लिए मैंने गूगल को बोला था कि सब पे यूआरएल निकाल दो। इसके लिए मेरी वेबसाइट का कोई भी यूआरएल सर्च इंजन में नहीं है। अभी मान लो कि मैंने कोई नया पेज ऐड किया और ऐसा मैसेज आता है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करूँगा ना, तो वो गूगल बॉट एट प्रेजेंट, हम लोग जब बात कर रहे हैं, गूगल बॉट अभी मेरी वेबसाइट पे है और वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। और वो डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो गूगल के डेटाबेस के अंदर वो स्टोर करेगा। तो ये क्रॉलिंग प्रोसेस अभी चालू है मेरी वेबसाइट का। यहाँ पर गूगल बॉट मेरी वेबसाइट के ऊपर है और डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये रियल टाइम यहाँ पर बता रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा है। अभी देखो सबमिटिंग रिक्वेस्ट है, तो अभी वो सबमिट रिक्वेस्ट हो चुकी है और बोल रहे हैं कि अभी सर हमारी। वॉइस बहुत बिगड़ गया हाँ। है। हेलो। वॉइस वॉइस बहुत आपकी ये जा रही है पिछले 10 मिनट से। अभी मैं तो डायरेक्टली वायर्ड माइक्रोफोन से यूज़ कर रहा हूँ, मैं वायरलेस भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हाँ नो, पता नहीं वो रोबोटिक का वॉइस होता है ना, कटने लग चालू होता है, वैसे हो रही थी। मुझे लगा अपने आप कवर होगी, बट आ रही जा रही, आ रही जा रही, ऐसा हो रहा आ, तो
उसके अंदर आपका नेटवर्क वगैरह चेक करो, आपका नेटवर्क बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ है, कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कनेक्ट करके वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं। चलेगा, ऐसे तो मैं इंस्टीट्यूट में ही बैठा हूँ, वाईफाई से ओके, कनेक्टेड हूँ। ठीक है, चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी ओके। हमने इंडेक्सिंग प्रोसेस किया हुआ है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है और हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल डेटाबेस के अंदर ऐड होने के लिए तैयार है, तो पोजीशन क्यू में लग चुकी है। तो अभी हमारी वेबसाइट जैसे ही हमारा नंबर आएगा वो सर्च इंजन डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। तो ये चीज़ बार बार नहीं करनी है, और बार बार करने से हमारा पोजीशन और हमारी प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी। जो नंबर है वही टोकन नंबर रहेगा, उसके अंदर हमारा आगे पीछे कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम हमारी वेबसाइट का कोई भी जो पेज है वो यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम हमारी हमारी ही वेबसाइट का पेज सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दूसरी वेबसाइट का पेज हम लोग सर्च नहीं कर सकते। हमारी वेबसाइट का कोई भी पेज हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो गूगल में है कि नहीं। यही पता करने के लिए ये इंडेक्सिंग रियल टाइम चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट का यूआरएल इंस्पेक्शन होता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी वेबसाइट गूगल में है कि नहीं। तो ये यूआरएल इंस्पेक्शन है हमारी वेबसाइट का इंडेक्सिंग स्टेटस चेक करने के लिए कोई भी पेज का। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बोल रहे कि पेज इज़ नॉट इंडेक्स। तो यहाँ पर अभी हमारा ये जो यूआरएल है तो ये यूआरएल अभी ऐड होगा। और गूगल स्मार्टफोन ये जो है लास्ट अगस्त की 11 तारीख को आया था, अगस्त 11 2023 को सवेरे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आया था और हमारा क्रॉल हो चुका है यहाँ पर। और आज हमने वापस इंडेक्सिंग किया हुआ है, तो ये अभी हो जाएगा इंडेक्सिंग। तो ये यूआरएल इंस्पेक्शन है। फिर अभी हम लोग हमारी पेजेस का इंडेक्सिंग देखते हैं। तो यहाँ पर पेजेस का इंडेक्सिंग के अंदर 31 पेजेस इंडेक्स थे और 227 पेजेस इंडेक्स नहीं है। तो अभी यहाँ पर 227 पेजेस इंडेक्स क्यों नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे एरर्स है, तो ये सब चीज़ हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो हर एक पेज को हम लोग हर एक एरर को यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। पेज विथ रीडायरेक्ट्स यहाँ पर तो 37 पेजेस है, ये एरर के साथ में है। तो अभी इसके अंदर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमें वो सारे यूआरएल्स हमें पता चलेंगे यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर हमारे सारे जो यूआरएल्स है, ओके, यहाँ पर ये सारे यूआरएल्स है। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक एक यूआरएल खोल के देखना पड़ेगा कि मेरा वेबसाइट के अंदर वो यूआरएल काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा जो यूआरएल है ये वेबसाइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए वो पेज नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर ये एरर बता रहा है, तो मुझे अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करना है। तो कोई भी पेज मैं खोलूँगा तो यहाँ पर वो वही पेज आ जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पेज आ जाएगा। तो इसको मुझे इग्नोर करना है। तो अगर सारे पेजेस अगर बराबर खुल रहा है तो यहाँ पर मैं गूगल को बोलूँगा वैलिडेट फिक्स बोलूँगा और मैं बोलूँगा कि मैंने सारे पेजेस चेक कर लिए, बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आज का डेट हो गया, वैलिडेशन हैज़ स्टार्टेड। तो मैंने गूगल को बताया कि हमारे सारे पेजेस खुल रहे हैं, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। फिर अभी गूगल चेक करेगा कि हाँ अगर सब कुछ बराबर है तो फिर ये एरर निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें जितने भी एरर्स यहाँ पर है, अलग अलग एरर्स है, तो ये सभी चीज़ के अंदर हमें यहाँ पर क्लिक करके हमें हर एक यूआरएल को चेक करना है। यहाँ पर वापस सारे यूआरएल्स है, तो ये सारे यूआरएल्स मुझे चेक करने पड़ेंगे, वो सारे यूआरएल्स पेजेस मुझे ओपन करने पड़ेंगे। अगर वेबसाइट बराबर खुल रही है यहाँ पर तो मुझे वापस बोलना पड़ेगा कि ये सारे पेजेस हमारी वेबसाइट के बराबर खुल रहे। यहाँ पर भी मैं वैलिडेट फिक्स करूँगा और मैं गूगल को बताऊँगा मेरी वेबसाइट के पेजेस बराबर खुल रहे। लेकिन ये एक दो नहीं, मुझे रैंडमली बहुत सारे पेजेस मुझे चेक करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर देखो 14 पेजेस है, तो 14 पेजेस अगर रहेंगे तो मुझे कम से कम 6 7 8 पेज तो मुझे चेक करने पड़ेंगे। अगर वो सारे पेजेस खुल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे गूगल को बोलना पड़ेगा वैलिडेट फिक्स कि भाई हमने हमारा पेजेस चेक कर लिए, बराबर काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जितने भी एरर्स नीचे दिखाई दे रहे हैं हर एक के ऊपर क्लिक करना है और हर एक यूआरएल चेक करना है और बोलना है गूगल को कि भाई हमने चेक कर लिया है। और अगर कोई भी पेज नहीं खुल रहा है तो वो फिर हमारी वेबसाइट में जाके हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर भाई कोई पेज नहीं खुल रहा है तो
वो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम हमें को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में गूगल को बोलना पड़ेगा कि हमने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया है। तो ये है पेजेस का इंडेक्सिंग। तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है साइट मैप। तो हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने देखा था साइट मैप। मैं वापस खोल के बता देता हूँ साइट मैप। तो यहाँ पर ये साइट मैप है। तो साइट मैप का मतलब क्या होता है कि मेरी पेजेस के जितने भी यूआरएल्स है, तो हमने गूगल सर्च इंजन बॉट को बताया कि आपको ये सारे पेजेस में से आपको हमारा डेटा कलेक्ट करना है। जो ये साइट मैप यूआरएल का हमने robot.txt में भी हमने ऐड किया था। देखो वापस मैं खोलता हूँ। यहाँ पर देखो हमने साइट मैप डाला था, साइट मैप इज़ लोकेटेड एट दिस यूआरएल। मतलब साइट मैप जो है वो ये यूआरएल के ऊपर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर। और फिर बाद में रोबोट जो है वो हमारे पेज के हमारे वेबसाइट में से ये साइट मैप ढूंढेगा सर्वर में से, और फिर ये जितने भी लिंक्स हैं हमारी वेबसाइट के यहाँ पर, वही पेजेस में से डेटा कलेक्ट करके लेके जाएगा। तो हमें हमारा जो साइट मैप जो है वो हमेशा अप टू डेट रखना है। हमारी वेबसाइट का जो भी पेजेस, नए पेजेस हम लोग ऐड करते हैं, तो हमें नया साइट मैप क्रिएट करना है और हमें ऐड करना है। अभी जैसे मैंने बताया था कि साइट मैप हमको ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, वो हमको मैन्युअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पर जाना है और यहाँ पर मुझे सर्च करना है XML साइट मैप जनरेटर। तो ये मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक वेबसाइट खोलूँगा, यहाँ पर मेरी वेबसाइट का मैं नाम ऐड कर दूँगा, यूआरएल ऐड कर दूँगा। जैसे चलो मैं यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट का मैं यूआरएल ऐड करता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट का अभी कोई पेजेस नहीं है। तो ये वेबसाइट का मैंने नाम ऐड कर दिया और यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो अभी ऑटोमेटिकली वो मेरी पूरी वेबसाइट को स्कैन करके सेम एज इट इज़, ये जो अभी हमने साइट मैप देखा ना, वैसा साइट मैप वो बना देगा और सेम नाम से हमने डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर बाद में वो साइट मैप को हम अपलोड कर सकते हैं हमारे सर्वर के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पर स्कैनिंग चालू हो गया, 4 स्कैन हो गया, 4 ऐड हो गया, 67 क्यूड है। तो ये सब अभी चालू हो गया है। तो अभी यहाँ पर ये प्रोसेस चालू हो चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मिनट के अंदर ये जनरेट होगा। तो और फिर बाद में हम इसको अपलोड करके हमारे सर्वर पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो हमें साइट मैप जो फाइल है वो हमें मैन्युअली क्रिएट नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, ये सब कुछ मैन्युअली नहीं होता है, क्योंकि इतना कोडिंग हम लोग मैन्युअली नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा साइट मैप। अभी तो यहाँ पर जब भी हम लोग नया साइट मैप जनरेट करते हैं, तभी यहाँ पर हमें वो ऐड करना है। तो अभी जैसे मुझे मान लो कि मेरी वेबसाइट का वापस मुझे एक साइट मैप बनाना है, क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट पे कोई यूआरएल नहीं है। तो मैं अपनी वेबसाइट का मैं साइट मैप बनाता हूँ और मैं गूगल को बोलूँगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे कोई भी पेजेस फ़िलहाल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक थोड़ी देर के अंदर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कैन नॉट स्कैन बता रहा है, तो 0 पेजेस लेफ्ट। ओके, तो ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल कोई पेजेस यहाँ पर है नहीं, तो अभी वो प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो ये जैसे जनरेट हो जाता है हम इसको अपलोड कर सकते हैं, और फिर अपलोड करने के बाद में हम गूगल को बोलते हैं कि भाई हमने नया साइट मैप अपलोड किया है। मैंने एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। शायद पता नहीं कुछ तो एरर हुआ है।
अच्छा, तो ये अभी स्टार्ट हो गया है। अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो फ़िलहाल कोई पेजेस है ही नहीं। ठीक है, तो ये जब तक हो जाता है तब तक हम लोग आगे देखते हैं। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर ये फाइल हो गया है, और हमने हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई हमारा जो साइट मैप है वो ये लोकेशन पे लोकेटेड है, साइट मैप डॉट XML। तो ये मान लो कि हमारा रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने हमारा जो साइट मैप डॉट XML हमने स्टोर किया, और यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। तो ये सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आज का डेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो August 23 1 एरर, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई पेज नहीं है ना, इसके लिए वो यहाँ पर ऐसा बता रहा है। तो अभी ये जैसे जनरेट होगा तो हमें पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा यहाँ पर। तो ये जब भी हम लोग नया साइट मैप हम लोग जनरेट करते हैं, तभी हमें यहाँ पर गूगल को भी बताना पड़ता है कि ये हमारा साइट मैप है। तो ये हमने लेटेस्ट अपडेट कर दिया है। तो ये अभी हमें नॉर्मली हम लोग महीने के अंदर एक आध बार करेंगे तो चलेगा, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग रोज़ के 2-3 ब्लॉग लिखते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट पे ऊपर हम लोग रोज़ कंटेंट ऐड करते हैं। तो नॉर्मली हमें रोज़ ऐड करना चाहिए, रोज़ नया साइट मैप इस तरीके से हमें जनरेट करना चाहिए और हमें बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि रोज़ तो हम लोग इतना 15-20 मिनट निकाल के स्पेशली फ़ाइल को रोज़ बनाओ और रोज़ अपलोड करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर URL इंस्पेक्शन में जाके मैं अपना सिर्फ बोल दूंगा कि ये नया ब्लॉग मैंने ये URL पे मैंने अपलोड किया हुआ है, और गूगल को मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दूंगा। तो फिर साइट मैप नहीं रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, ये मैन्युअली मुझे करना पड़ेगा हमेशा, जब भी मैं नया ब्लॉग ऐड करता हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर तभी मुझे करना पड़ेगा। या पूरे दिन के एंड में भी अगर एक बार मैंने अपलोड कर दिया तो भी, ये मैंने ऐड कर दिया तो भी ठीक है, तो ये चलेगा। तो ये मुझे लेकिन बताना पड़ेगा गूगल को कि भाई मेरी वेबसाइट के अंदर कौन से लेटेस्ट पेजेस है। तो अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूवल्स। तो रिमूवल्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने कुछ पेजेस थे पहले, अभी वो पेजेस मैंने डिलीट कर दिए। अभी वो पेजेस या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी है, मैंने कुछ कोर्सेज निकाल दिए जो मुझे अभी नहीं ऐड करने मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो मुझे अगर वो कोर्सेज जो है वो सर्च इंजन के अंदर वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है और लोग कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर मैंने अपनी वेबसाइट से निकाल दिया और सर्च में अगर वो पेज आ रहे, तो अभी लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या मैसेज आएगा, पेज नॉट फाउंड, बराबर है। तो वो एरर बताएगा ना, तो वो मेरी वेबसाइट के लिए बैड इंप्रेशन होगा। तो मेरी वेबसाइट का इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा कि भाई इसके अंदर तो आ रहा है लेकिन उनका वेबसाइट काम नहीं करे, तो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, और बैड इंप्रेशन की वजह से फिर लोग दूसरी बार हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। तो हमें वो जो पेज है वो गूगल से भी निकालना पड़ेगा ना। अगर हमने हमारा पेज वेबसाइट से निकाल दिया तो वो सर्च रिज़ल्ट में से भी वो पेज निकलना चाहिए। तो ये जो रिमूवल रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पर ये जो है रिमूवल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हम हमारे वेबसाइट का जो भी पेज हम हमारी वेबसाइट से निकालते हैं, हम यहाँ पर गूगल को बोलते हैं कि भाई हमने हमारी वेबसाइट में से ये पेज निकाल दिया है, आप भी ये रिज़ल्ट सर्च इंजन के डेटाबेस में से परमानेंटली निकाल दो। तो यहाँ पर मैं वो पेज का URL ऐड कर दूंगा। जब भी जैसे इंटरनल पेजेस तो है नहीं, तो मैं अपना मेन डोमेन का URL ही मैं ऐड करूँगा। मान लो कि ये URL मुझे ऐड करना है, यहाँ पर ये URL ऐड करना है, रिमूव ऑल URLs विद दिस सफिक्स। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, और अभी ये बोल रहे हैं कि URL नॉट इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ये सब निकाल दिया। मतलब ये बोलने का मतलब है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर URL ऐड करके यहाँ पर हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये टेम्पररी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया तो ये हो गया, तो ये कोई इश्यू नहीं है, तो ये सब निकाल दिया है। तो इस तरीके से मुझे गूगल को बताना पड़ता है कि भाई अगर मैंने कोई पेज मेरी वेबसाइट से निकाला तो मुझे गूगल सर्च रिजल्ट से भी उसका लिस्टिंग निकालना पड़ेगा। नहीं तो जब
लोग उसको ऊपर क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो बोलेंगे कि भाई वो उनको मिलेगा पेज नॉट फाउंड, तो ख़राब इंप्रेशन होगा, तो वो रिमूवल है। उसके बाद में है पेज एक्सपीरियंस। तो पेज एक्सपीरियंस के लिए तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी डाटा होना चाहिए, काफ़ी ट्रैफिक होना चाहिए, तो ही हमें ये डाटा मिलेगा। तो उसके बगैर ये डाटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बोल रहे कि योर साइट डजेंट हैव इनफ डाटा यूजेज, तो इसके लिए ये रिपोर्ट हमें नहीं मिल सकता है, तो वो ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर नेक्स्ट कोर वेब वाइटल्स। तो ये मैंने बताया था गूगल एल्गोरिदम का लेटेस्ट अपडेट है। जब हमारी वेबसाइट 5 सेकंड के अंदर खुलेगी तो ही हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में रहेगी। तो अगर मेरी वेबसाइट स्लो चल रही है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये कोर वेब वाइटल्स के अंदर गूगल ने हमें ये यहाँ पर ये 2 टूल दिए हैं। तो वैसे तो एक ही टूल है, तो एक ही टूल में से मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ट्राई पेज स्पीड इंसाइट, तो ये भी गूगल का ही है, गूगल का गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स है। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट को क्यों स्लो क्यों चल रही है। तो यहाँ पर देखो मेरी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो गई और अभी एनालाइज हो रहा है। तो यहाँ पर अभी डायग्नोसिस का चालू है। तो अभी वो मेरी वेबसाइट चेक कर रहे हैं कि मेरी वेबसाइट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और फिर बाद में उसका स्कोर मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट का जो स्कोर है वो 0 to 100 कहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर देखो मेरी वेबसाइट का स्कोर है 95%, यहाँ पर मेरी वेबसाइट का स्कोर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्सेसिबिलिटी तो मतलब यूजेज के हिसाब से 84% है, तो ये भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ वो 90 के ऊपर होना चाहिए ग्रीन में आने के लिए। तो यहाँ पर ये ऑरेंज है, तो इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर 84 है। और फिर बाद में यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हमने जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस यूज़ की है, जैसे ऑन पेज एसईओ की अच्छी वाली प्रैक्टिसेस की है, वो 73% है, लेकिन फिर भी वो ग्रीन में नहीं है, 90% मिनिमम चाहिए। और फिर यहाँ पर एसईओ जो है वो 62% है, तो 62% एसईओ हमारा अच्छा है, बाकी का जो है वो अच्छा नहीं है। तो हमें हमारे वेबसाइट के एसईओ के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि ये सारे पैरामीटर्स जो है वो ग्रीन में आ जाए। तो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to 49 मतलब रेड में है, 50 to 89 मतलब ऑरेंज में है, और 90 to 100 मतलब ग्रीन में है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वेबसाइट का 95% है, तो वो ये काफ़ी स्कोर अच्छा है। हमारी जो वेबसाइट है, मैंने बोला था 5 सेकंड के अंदर खुलनी चाहिए, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट 2.3 सेकंड्स के अंदर खुल जाती है। तो 2.3 सेकंड्स के अंदर वेबसाइट खुल रही है, मतलब ये काफ़ी अच्छा स्पीड है, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। और अभी इसको और भी अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिए है, मतलब और भी कुछ मौके दिए हैं कि ये 2.3 सेकेंड्स के बदले अगर 1 या 1.5 सेकंड के अंदर अगर हमारी वेबसाइट खुल जाए तो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो उनको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट अगर एकदम फास्ट खुलती है ना, तो लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बना रहता है। तो अभी मुझे मेरी वेबसाइट को और भी स्पीड में करना है, तो यहाँ पर कुछ ये दिए गए एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेस है, फिर बाद में रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है, फिर सर्वर इमेजेस इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट। तो ये सारे जो है टेक्निकल चीज़ें हैं। हाँ ये वाला जो है ये हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, जैसे मैंने बताया था हम लोग जेपीजी या पीएनजी यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग वेबपी फॉर्मेट यूज़ करेंगे। वेबपी फॉर्मेट जो है वो लेटेस्ट फॉर्मेट है, जो अगर 50 केबी का इमेज रहेगा तो वो 25 केबी का या 20 केबी का कर देगा, तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और जो इमेजेस होते हैं ना वही प्रॉब्लम करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, ताकि हमारी वेबसाइट स्लो खुल सके। अगर इमेजेस अगर ऑप्टिमाइज रहेगा, इमेजेस की साइज़ बहुत छोटी रहेगी, तो ही हमारी वेबसाइट एकदम फास्ट में खुल सकती है। तो ये तो हम लोग हमारी एंड से कर सकते हैं जब हम लोग इमेजेस अपलोड करते हैं हमारी वेबसाइट के ब्लॉग्स वगैरह के अंदर। तो बाकी सारी चीज़ें हैं वो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये हम लोग हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो अभी हम लोग कोर वर्डप्रेस को हम लोग टच नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हमारी वेबसाइट डाउन हो सकती है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ज़रूरी होती है। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। हाँ अगर हमारी वेबसाइट को और अच्छे तरीके से करना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस अगर मान लीजिए हम लोग प्रोग्रामिंग से नहीं कर सकते तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है। अभी जैसे हम लोग हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हम लोग प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, बराबर है, हम लोग योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या दूसरे कोई भी प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं।
तो यहाँ पर भी हम लोग वेबसाइट स्पीड करके हम लोग प्लगइन सर्च कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हमें मिलेंगे जैसे मिनीफाई CSS, मिनीफाई JSS। तो ये सारे जो प्लगइन्स हैं वो हम लोग इंस्टॉल कर देंगे तो वो हमारी वेबसाइट का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रख देंगे। जैसे हम लोग हमारे PC में से कैसे इंटरनेट जो कुकीज़ वगैरह है, हिस्ट्रीज़, कुकीज़, टेम्पररी फाइल्स, वो सब हम लोग डिलीट करते हैं, वैसी ही फाइल्स जो होती है हमारे सर्वर के ऊपर वो सब निकालने में ये सारे प्लगइन्स हमें हेल्प करते हैं, और हमारी वेबसाइट स्पीड में खुलेगी और हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको कॉम्प्रेस कर देगी, और कॉम्प्रेस करेगी तो मतलब साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा ताकि हमारी वेबसाइट फास्ट लोड हो जाए। तो ये सारे प्लगइन्स के थ्रू भी काम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज़ वगैरह यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे इश्यूज़ अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो हमारी वेबसाइट और भी 1 या 1.5 सेकेंड टाइम कम लगेगा। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारी वेबसाइट यहाँ पर 2.3 सेकेंड्स में खुल रही है, तो मान लो हमारी वेबसाइट 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड के अंदर खुल जाए। अगर 1-1.5 सेकेंड के अंदर खुल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारी वेबसाइट के लिए। तो हम लोग काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेलेबल है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैश के प्लगइन्स भी अवेलेबल है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर वेबसाइट स्पीड का ही हम लोग सर्च में ऐड करेंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स दिखाई देंगे, तो वो प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इश्यूज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मोबाइल के लिए, ये मोबाइल के ऊपर हम लोग ये सारा चीज़ देख रहे थे। अभी डेस्कटॉप के लिए चेक करते हैं कि भाई हमारी डेस्कटॉप के लिए क्या स्कोर है। तो डेस्कटॉप के लिए हमारा स्कोर है 94 है, मोबाइल के लिए 95 था, डेस्कटॉप के लिए यहाँ पर 94 है। एक्सेसिबिलिटी 84 है, मोबाइल के अंदर भी एक्सेसिबिलिटी 84 था। बेस्ट प्रैक्टिसेस 73 था, यहाँ पर मोबाइल के अंदर भी 73 था। और SEO स्कोर मोबाइल के अंदर 62 था, और SEO डेस्कटॉप के अंदर 73 है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा है। तो मतलब परफॉर्मेंस, डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल के अंदर यहाँ पर एक जगह पर कम है और यहाँ पर एक जगह ज़्यादा है 1 पॉइंट। तो ओवरऑल अगर हम लोग टोटल करें तो सेम ही टोटल आएगा, तो वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ फिर भी डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए यहाँ पर इश्यूज़ अलग अलग है। लेकिन अभी डेस्कटॉप के लिए देखो, मोबाइल के अंदर हमारी वेबसाइट 2.3 सेकेंड्स में खुल रही है, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर हमारी वेबसाइट खुलने के लिए सिर्फ 1.2 सेकेंड लगता है। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन मोबाइल के ऊपर हमारी वेबसाइट को डबल टाइम लगता है। तो ठीक है, चलो 2.25 सेकेंड के अंदर भी खुल रही है तो कोई बुरा नहीं है, 2 सेकेंड के अंदर वेबसाइट खुल जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 1.2 सेकेंड के अंदर भी खुल रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग को और थोड़ा स्पीड में खुलना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थोड़े कुछ इश्यूज़ है, CSS फाइल्स का इश्यूज़ है। तो ये सही CSS फाइल्स को कंबाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट का स्पीड जो है वो करीबन 250 मिली सेकेंड कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल 0.90 सेकेंड्स कम हो जाएगा, तो इससे हमें ये काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चेतन हैज़ लेफ्ट, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का जो स्कोर है वो मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर आता है मोबाइल यूजेबिलिटी। तो मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर कोई भी इशू नहीं है, मतलब जब लोग हमारी वेबसाइट मोबाइल के अंदर देखते हैं तभी यहाँ पर कोई इश्यूज़ है कि नहीं। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी इश्यूज़ नहीं है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो फ़िलहाल एट प्रेजेंट यहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं है। फ्यूचर में अगर कोई इश्यूज़ आता है तो यहाँ पर पता चलेगा। तो नॉर्मली सिर्फ 3 ही इश्यूज़ आते हैं। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, मतलब अगर टेक्स्ट बहुत स्मॉल लिखा रहेगा तो हम लोग इसको रीड नहीं कर सकते, तो शायद ये एक एरर आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल कोई भी पेज के ऊपर ऐसा कोई एरर नहीं है। दूसरा, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। अभी वेबसाइट के ऊपर क्लिकेबल एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब लिंक्स होता है। लिंक्स को ही हम लोग क्लिक कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ को क्लिक नहीं कर सकते, बराबर। तो कोई लिंक्स बहुत बाजू बाजू में है तो वैसा भी कोई इश्यूज़ नहीं है हमारी वेबसाइट के ऊपर, ऐसा कोई भी इश्यूज़ नहीं है। 0 पेजेस अफेक्टेड। और फिर कंटेंट वाइडर देन द स्क्रीन, तो मतलब ऐसा भी कुछ इशू नहीं है क्योंकि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। तो हर एक स्क्रीन साइज़ के अंदर हमारी वेबसाइट बराबर बैठ रही है, तो ऐसा भी कोई एरर नहीं है। तो इसके लिए फ़िलहाल हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है।
फिर बाद में यहाँ पर शॉपिंग टैब लिस्टिंग। तो शॉपिंग टैब लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है कि चलो मुझे ख़रीदना है लेनोवो का लैपटॉप, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा लेनोवो का लैपटॉप या डेल लैपटॉप। तो चलो मैं डेल लैपटॉप सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये स्पॉन्सर दिखाई दे। तो ये तो खैर एडवर्टाइजिंग वाली बात है। यहाँ पर मैं शॉपिंग में जाता हूँ, यहाँ पर देखो शॉपिंग का टैब है, यहाँ पर मैं शॉपिंग के टैब में जाता हूँ और शॉपिंग के टैब के अंदर मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। अगर मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर गूगल पर मुझे ऐड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मुझे गूगल मर्चेंट सेंटर का एक अकाउंट होना चाहिए और उसके अंदर मुझे मेरे सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो मेरे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर मेरे प्रोडक्ट्स गूगल में ऑलरेडी मैंने लिस्ट किए हुए हैं तो उसका मुझे जो है मुझे यहाँ पर बताएगा कि उसका स्टेटस क्या है उसका रिज़ल्ट क्या है। तो यहाँ पर विज़िट मर्चेंट सेंटर टू मैनेज योर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैं मर्चेंट सेंटर को मैनेज करता हूँ, यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा मेरे जीमेल अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है और ऑल प्रोडक्ट्स है। तो ऑल प्रोडक्ट्स फ़िलहाल मेरे इसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि अभी मेरा जो कैटेगरी है वो सर्विसेज में आता है, वो प्रोडक्ट्स में नहीं आता है। अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मैं प्रोडक्ट नहीं बोल सकता हूँ, वो एक सर्विस है। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जो फिज़िकली हम लोग जिसको टच कर सकते हैं, जिसको हम डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन हमको डिलीवरी करता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद में, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट्स के अंदर 0 प्रोडक्ट्स है। तो मैंने एक्चुअली पहले 2 सर्विसेज ऐड किया था, तो वो गूगल ने बोला कि सर्विसेज ऐड नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर सकते, इसके लिए मैंने निकाल दिया। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ तो ये फ्री ऑफ सर्विसेज है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है सेल करने के लिए तो आप यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, तो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और आप इसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स का पूरा डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम, इमेज, लिंक, लैंडिंग पेज, यूआरएल, परचेस यूआरएल, फोटोग्राफ्स है, उसका प्राइस है, उसका अवेलेबिलिटी है, सब कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। शिपिंग वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप आपके प्रोडक्ट्स वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हमने शॉपिंग में ऐड किए हुए तो यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बताएगा। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। फिर आता है ब्रेड क्रम्स, जो मैंने अमेज़ॉन के अंदर ऊपर लिंक बताया था, जो हमें रोड मैप बताता है कि भाई हमारे वेबसाइट के ऊपर हम कौन से जगह पर है। तो ब्रेड क्रम्स के अंदर भी अगर कोई इश्यूज़ रहेगा, मतलब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो वैसा भी कोई इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गुड जॉब, नो इश्यूज़ डिटेक्टेड इन लास्ट 90 डेज़। तो लास्ट 90 डेज़ के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर बता रहा है तो इसके लिए हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई इशू ही नहीं है। और फिर साइट लिंक सर्च बॉक्स, तो जैसे मैंने बताया था कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं, अगर वो बराबर काम कर रहा है, अगर हमें वो बराबर वेबसाइट के अंदर हमें जो भी सर्च करते हैं उसका रिज़ल्ट अगर बराबर बता रहा है तो मतलब वो बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ पर बता रहे कि इनवैलिड ज़ीरो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो साइट लिंक सर्च बॉक्स भी बराबर काम कर रहा है। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी एंड मैनुअल इश्यूज़। तो अभी सिक्योरिटी के अंदर मैनुअल इश्यूज़ के मतलब अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर कुछ इश्यूज़ है तो गूगल हमें बताएंगे कि भाई आपके वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा, ये कुछ मैनुअल एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई इश्यूज़ नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है कि भाई हमें फ़िलहाल हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अभी दूसरी बात है सिक्योरिटी इश्यूज़। अभी सिक्योरिटी इश्यूज़ का मतलब क्या होता है कि
भाई अभी जैसे पीसी के अंदर वायरस वगैरह सब घुस जाता है, पेन ड्राइव के थ्रू वायरस घुस जाता है। तो और हम कोई वेबसाइट के अंदर मान लीजिए कि अभी तो खैर लोग ऐसा बहुत कम यूज़ करते, लेकिन पहले के टाइम पे क्या लोग सॉफ्टवेयर वगैरह सब डाउनलोड करते कुछ वेबसाइट के थ्रू। आज भी लोग यूज़ करते कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते, पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह सब डाउनलोड करते। तो उसके अंदर काफ़ी सारा वायरसेस होता है, तो वो वायरस हमारी वेबसाइट के अंदर भी आ हमारी वेब पीसी के अंदर भी आ जाता है। तो अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई ये वायरस वगैरह है, वायरस है, स्पैमवेयर है, मैलवेयर है, एडवेयर है, तो अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट्स है जो जिससे लोगों का पीसी हार्म हो सकता है, लोगों के पीसी को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो सिक्योरिटी इशू के अंदर आ जाता है और गूगल वो पेज को हमारी सर्च इंजन में से निकाल देंगे, टेम्पररी ब्लॉक कर देंगे। कि अगर हमारा वेबसाइट इवन टॉप पोजीशन पे आ रहा है, मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, हमारी वेबसाइट एकदम टॉप पर आती है, लेकिन वो पेज के अंदर वायरस है, तो फिर भी वो पेज दिखाई नहीं देगा सर्च इंजन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वायरस है। अभी वायरस के ऊपर, वायरस वाला पेज के ऊपर लोग क्लिक करेंगे तो लोगों के पीसी के अंदर भी वायरस ट्रैवल करेगा। तो वो गूगल नहीं चाहता कि भाई किसी का भी पीसी हार्म हो, किसी को भी नुकसान पहुंचे। इसकी वजह से गूगल मेरा जो वेबसाइट का लिंक है उसको ब्लॉक कर देंगे, और गूगल हमें बोलेगा कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वायरस स्कैन करो और आपके पेजेस को अपडेट करो। तो वो सिक्योरिटी इश्यूज़ के अंदर वो सारे यूआरएल्स आ जाएंगे। फिर जब मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, गूगल को मैं बताता हूँ, वैलिडेट फिक्स करता हूँ कि भाई वो ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद में गूगल चेक करेंगे। गूगल चेक करने के बाद में गूगल को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, उसके बाद में हमारा जो लिंक ब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक कर देंगे और वापस हमारा पेज टॉप पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी इश्यूज़ यहाँ पर बताते हैं कि अगर बाई चांस हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ है कि नहीं, वो यहाँ पर बताता है। तो फ़िलहाल हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई वायरस या कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अभी लीगसी टूल्स जो है, ये मेनू बहुत जल्दी निकलने वाला है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शंस वगैरह कुछ है नहीं। ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, यहाँ पर कोई भी टूल्स वगैरह है नहीं। तो ये सब कुछ ब्लैंक है यहाँ पर। तो इसको यूज़ करने की ये मेनू जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद में है लिंक्स। तो लिंक्स का हमने जब हम लोग जब ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, तभी हमने हमारे ब्लॉग के अंदर इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग, हमने विकीपीडिया के पेजेस को लिंक किया था और हमारी वेबसाइट के पेजेस को हमने लिंक किया था। वो इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स को हमने बाउंड किया था। तो वो जो है वो यहाँ पर बताएगा कि भाई हमारा जो लिंकिंग है वो कितना स्ट्रांग है, हमारा जो हमने ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ किया है वो कितना स्ट्रांग है, वो यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर काफ़ी फ़िलहाल मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पेजेस नहीं है, मैंने सारे निकाल दिए। इसके लिए यहाँ पर हम लोग को ब्लैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे वेबसाइट के कितने पेजेस लिंक्ड है, कौन सी जगह से लिंक्ड है, कौन से टेक्स्ट लिंक्ड है, कौन सी वेबसाइट से लिंक्ड है, वो सारा चीज़ यहाँ पर बताएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई हमें हमारी वेबसाइट का हमें और भी काम करना है, या अभी हमको कौन सी जगह से रिज़ल्ट मिल रहा है, कौन सी जगह से ट्रैफिक मिल रहा है। तो वो सब चीज़ हमको एनालाइज करने में आसानी पड़ेगी। तो हमने कितना इंटरनल लिंक्स किया है, कितना एक्सटर्नल लिंक्स किया है, वो सब यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद में आता है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि सेटिंग्स के अंदर वैसे इसके अंदर हमको कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे अकाउंट के रिलेटेड है कि भाई हाँ भाई यू आर द वेरीफाइड ओनर ओवर हियर। फिर यूज़र एंड परमिशन, तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा है, मेरा ईमेल एड्रेसेस वगैरह रहेगा, और मेरे अकाउंट के साथ में गूगल एनालिटिक्स का भी अकाउंट है मेरे पास, और यूट्यूब का भी एक चैनल है। तो ये सब चीज़ मुझे पता चलता है यहाँ पर, क्योंकि गूगल की जितने भी एप्लीकेशंस है वो सब एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। अगर मेरे पास एक गूगल का यूट्यूब अकाउंट है और गूगल का एड्स का अकाउंट है, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है, तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन में मैं लॉगिन करता हूँ तो उसको पता चलता है कि मेरे पास यूट्यूब का भी अकाउंट है, मेरे पास गूगल एड्स का भी अकाउंट है, मेरे पास सर्च कंसोल का भी अकाउंट है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो सारा एक ही ईमेल एड्रेस से मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो एक ही ईमेल एड्रेस से मैं लॉगिन करता हूँ गूगल के अंदर, तो मुझे हर एक जगह पे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ साइन इन करने का है।
मुझे सिर्फ लॉगिन करना है, मुझे किधर भी रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि गूगल का सिंगल साइन इन प्रोसेस है। तो इसकी वजह से गूगल को पता चलता है कि मेरे पास और गूगल के कौन से एप्लीकेशंस में यूज़ करता हूँ, तो ये एसोसिएशंस बताता है। और फिर चेंज ऑफ एड्रेस, तो अभी मान लीजिए कि मेरा वेबसाइट है helpopedia.com। अभी helpopedia.com चलो काफ़ी फेमस है, चलो मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मैंने कोई प्राइस के अंदर मैंने सोचा चलो मैं बेच देता हूँ, अच्छा प्राइस आ रहा है तो मैंने बेच दिया। अभी मेरे डोमेन तो बेच दिया, लेकिन मेरी ये डोमेन 16 साल पुराना है। तो इसके ऊपर मैंने 16 साल में जितनी मेहनत की है, जितना रिज़ल्ट सर्च इंजन के अंदर आया है, वो तो सारा वेस्ट हो जाएगा ना। तो मैंने जितना बैकलिंक्स वगैरह सब क्रिएट किया हुआ है, तो वो सारा मेहनत तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए वो वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए मुझे दूसरा कोई डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके अंदर मुझे ये सारा चीज़ मुझे गूगल को बोलना पड़ेगा कि मेरा जो भी मेहनत है वो सब ये नए डोमेन के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। मेरे जितने भी लिंक्स है गूगल के अंदर या जिधर भी मेरे लिंक्स है, वो सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स के जो लिंक है वो ये मेरे नए डोमेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दो। तो जहाँ पर भी helpopedia.com है वहाँ पर मैं बोलूँगा कि helpopedia.in को ट्रांसफ़र कर दो। तो गूगल पे जहाँ पर भी helpopedia.com लिखा हुआ आता है वहाँ पर helpopedia.in लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ मैं कर सकता हूँ ताकि मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। तो ये होता है वो चेंज ऑफ एड्रेस। फिर बल्क डेटा एक्सपोर्ट, तो मतलब अगर आपको ये पूरा डेटा जो है वो उसको एक्सपोर्ट वगैरह करने का रहता है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो करती है, हमें हमारे इंडिविजुअल लेवल पे डेटा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि सबसे पहले तो ट्रैफिक उतना ज़्यादा रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं, अगर ट्रैफिक कम रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते, उसका कुछ रीज़न नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी कुछ एरर आता है तभी हम लोग यहाँ पर लॉगिन करके वो सारे इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। तो हम लोग हफ्ते में एक आध बार यहाँ पर आते हैं, वैसे हमको ईमेल भी आता है, अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो हमें ईमेल भी आता है। तो ये सब चीज़ हम लोग से ये कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्रॉल स्टेटस, तो जो गूगल का जो क्रॉलर है, वो क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 90 डेज़ के अंदर कितनी बार आके कंटेंट कलेक्ट करके गया। तो ये देखो 3000 बार हमारी वेबसाइट के ऊपर आया पिछले 90 दिन के अंदर, और हमारी वेबसाइट से कंटेंट क्रॉल करके गया। और वो क्रॉलर कौन था, वो क्रॉलर का बॉट का नाम क्या था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल बॉट स्मार्टफोन। तो गूगल बॉट स्मार्टफोन का जो क्रॉलर है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आके वो पूरा कंटेंट क्रॉल करके गया, वो है। और फिर हमने ये प्रॉपर्टी कभी वेबसाइट हमने यहाँ पर ऐड की, तो यहाँ पर December 10, 2022 को ये वेबसाइट ऐड की। और फिर मान लो कि मैंने अगर ये वेबसाइट बेच दी या अभी मुझे मैनेज नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं रिमूव प्रॉपर्टी करूँगा, तो ये वेबसाइट सर्च कंसोल से निकल जाएगी। तो ये है सर्च कंसोल, यहाँ पर सेटिंग्स है। और फिर बाद में अगर आपको इसके बारे में कुछ गूगल को फीडबैक वगैरह देना है तो आप सबमिट फीडबैक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ हेल्प फाइल वगैरह चाहिए तो आप हेल्प वगैरह भी यहाँ पर है, अबाउट सर्च कंसोल। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस भी है, यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट भी है, तो ये सब चीज़ आप ये यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये पूरा गाइड है यहाँ पर, गेट स्टार्टेड विद सर्च कंसोल। तो यहाँ पर सब कुछ आपको पता चलेगा ये क्या है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब दिया गया है पूरा डिटेल में। तो इस तरीके से आप हेल्प भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा गूगल सर्च कंसोल, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस हमारी सर्च इंजन के अंदर कैसा है। तो अगर मान लो कि हमने बहुत अच्छा एसईओ किया है फिर भी मेरी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आती है, और मुझे ये सर्च कंसोल के बारे में पता ही नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है, चलो अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने कभी सुना नहीं है, तो ज़िंदगी भर अगर मैं ट्राई करता रहूँगा ना, एसईओ करूँगा, बहुत अच्छा एसईओ करूँगा, फिर भी मेरी वेबसाइट सर्च इंजन पे नहीं आती है, तो मेरी वेबसाइट वैसे भी कभी ज़िंदगी में सर्च इंजन में नहीं आएगी। क्योंकि ये जो सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है, हम गूगल के अंदर गूगल की आंखों से हम हमारी वेबसाइट देखते हैं, तो जिसके अंदर मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देंगे। मैं तो सोचूंगा कि भाई
मेरी वेबसाइट तो सभी पेजेस बराबर काम कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट फास्ट चल रही है, कोई भी एरर भी नहीं है। लेकिन गूगल ने अभी हमने देखा ना, बहुत सारे एरर्स हमने देखे, बहुत सारे पेजेस के अंदर हमने एरर देखे थे, इंडेक्सिंग के एरर्स देखे थे। तो वो एरर्स तो हमने वेबसाइट के ऊपर कभी देखे ही नहीं थे। तो लेकिन फिर भी गूगल ने डिटेक्ट किया ना, तो वो अगर हम लोग कभी यूज़ नहीं करते तो हमारी वेबसाइट कभी ज़िंदगी में नहीं आती। इसके लिए ये जो मॉड्यूल है, ये जितने भी लोग वेबसाइट मैनेज करते हैं या वेब मास्टर्स है, उनको ये यूज़ करना चाहिए। पहले ये टूल का नाम था गूगल वेब मास्टर्स टूल, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गूगल सर्च कंसोल, क्योंकि ये पूरा सर्च इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके लिए हम इसका नाम गूगल ने गूगल सर्च कंसोल रख दिया है। तो ये है आज का टॉपिक, गूगल सर्च कंसोल। तो आप प्रैक्टिस करो इसको, देखो एक बार। यहाँ पर आप कोई भी ब्लॉग बना दो, blogger.com में जाके कोई भी ब्लॉग बना दो और फिर वो ब्लॉग इसके अंदर ऐड करो, और फिर देखो इंडेक्सिंग वगैरह सब कैसे क्या होता है, और इसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। आप टेस्ट करो और प्रैक्टिस करो, देखो कैसे क्या चल रहा है, और फिर बाद में आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे। वो क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और मुझे पूछिए नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम था, इसको हमने ऐसी इस तरीके से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गूगल सर्च कंसोल। तो अभी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। सर जो हमने गूगल सर्च कंसोल हमने स्टार्ट किया था, जो अभी अभी स्टार्टिंग में, हाँ तो हमने यहाँ पे एक साइट सर्च किया था। तो हम मतलब यहाँ पे हम साइट्स की मतलब क्या फंक्शन है चेक करते हैं, हम कोई भी साइट डाल के चेक कर नहीं, सकते हैं। कोई भी साइट जैसे नहीं, कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो वेबसाइट हमारे कंट्रोल में है उसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई हाँ, भी वेबसाइट ऐड नहीं कर सकते हैं। हमारी खुद की है। ओके, जैसे अगर अगर हम किसी की वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, जैसे कोई बोल रहा है कि मेरी वेबसाइट हैंडल करो, हाँ, अगर तो हैंडल उनकी करने वेबसाइट का, का हाँ यस, तो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके क्योंकि आपके पास उसका सर्वर का एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि आपको जो HTML फाइल डाउनलोड करने को मिलेगी ना स्टार्टिंग में, जब आप वेबसाइट ऐड करेंगे तभी आपको वहाँ पर HTML फाइल डाउनलोड करने को मिलेगी। वो आपको सर्वर पे ऐड करनी पड़ेगी। तो आप या तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस है, तो नहीं तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई आप ये फाइल अपलोड कर दो अपने सर्वर पे। तो आप मैनेज कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ओके ओके ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? नहीं सर, ठीक है। हाँ, फिलहाल के लिए ठीक है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। साहिल, आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर शुक्रवार को। ठीक है, चलेगा, ओके सर। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर।